H4 टाइम फ्रेम पर सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 1928 है और उसके बाद पहला सपोर्ट 1916। इस हफ्ते प्राइस नीचे आ सकता है और इस लेवल का रिटेस्ट पॉसिबल है, लेकिन चार्ट पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की पॉसिबिलिटी है, इसलिए 1916 लेवल के रिटेस्ट होने पर आप बाय कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके 1938 और सपोर्ट 1904 है। बेरिश ट्रेंड के लिए कंडीशन अभी भी यही है, 1904 लेवल से नीचे कैंडल क्लोज होना। पिछले हफ्ते पीपीआई के बाद भी प्राइस नीचे गया, लेवल को रिटेस्ट किया, लेकिन इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया और उसके बाद वर्टिकली डायरेक्ट 1928 लेवल तक गया। लेकिन पिछले हफ्ते के इस H4 टाइम फ्रेम पर वर्टिकल मूवमेंट के बाद ये लास्ट वेव 50% रिट्रेसमेंट कर चुकी है और इस रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस इजीली 1800 लेवल जा सकता है। लेकिन 1800 पर जाने से पहले 1904 लेवल को ब्रेक करना होगा और उससे भी पहले 1916। लेकिन ब्रेकआउट 1904 लेवल के नीचे हो या 1938 लेवल के ऊपर, ये इस हफ्ते की न्यूज़ पर डिपेंड करता है। लेकिन मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही हैं और आपको इन्हीं लेवल पे फोकस करना है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कम, चार्ट पैटर्न ज़्यादा हैं। पहला चार्ट पैटर्न है आपका ट्रायंगल करेक्शन और इसकी लोअर ट्रेंड लाइन और अपर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हो चुकी हैं, अब केवल ब्रेकआउट बाकी है। और ये अपर ट्रेंड लाइन क्योंकि पिछले हफ्ते फिर से रिटेस्ट हुई, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनेमिक रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो रेजिस्टेंस केवल 1984 है डेली टाइम फ्रेम पे, उससे पहले रेजिस्टेंस नहीं है। बेरिश पैटर्न केवल एक ही है, ये छोटा सा ट्रायंगल और फाइनल वेव कंप्लीट हो चुकी है। इसे आप फर्स्ट इंपल्सिव वेव, उसके बाद साइडवे करेक्शन, फिर डाउनसाइड ब्रेकआउट। लेकिन पहला कंफर्मेशन आपका 1904 लेवल का ब्रेकआउट होगा, यानी कि 1916 लेवल से नीचे प्राइस जाने पर। लेकिन इससे पहले आप प्राइस को $1800 भेजें, इस लेवल को रिटेस्ट करें। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, पिछले हफ्ते ECB मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन आया, उन्होंने क्लियर बोल दिया है रेट पॉज होगा। इस हफ्ते बैंक ऑफ इंग्लैंड का मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन है, लेकिन ECB के आगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद इस हफ्ते फेड का मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, FOMC और बैंक ऑफ जापान का। बैंक ऑफ जापान नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को ख़त्म करेगा, यानी कि इनडायरेक्टली रेट हाइक। फेड FOMC मीटिंग, इसमें SEP आएगा और ये डिसाइड करेगा कि मार्केट नेक्स्ट कहाँ जाएगा। लेकिन जुलाई FOMC मिनट PDF में आपको डिटेल में समझाया है और उसमें क्लियर भी लिखा है कि जुलाई FOMC मीटिंग आपका लास्ट हाइक था और रेट हाइक अब कंप्लीट हो चुका है। और SEP में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो पास डेटा पे डिपेंड करती है, जैसे कि NFP, ISM और GDP। क्योंकि ये दोनों नंबर बढ़ के आए थे, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ शो करेंगे जो पास्ट डेटा पर डिपेंड करती है। लेकिन उसके बाद अगले एक महीने बाद कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं आएगा, जैसे कि NFP, GDP, CPI, PPI और PCE। जब ये इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं आएंगे तो SEP का आप क्या करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑयल प्राइस ऊपर जा रहे हैं,
जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी और जिसकी वजह से और भी ज़्यादा रेट हाइक होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अगस्त के महीने में ही हो चुकी हैं, जब फेड एफओएमसी में जुलाई महीने में फेड ने इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया था और उनका माइक भी छीन लिया था लास्ट में। और अब ऑयल ऊपर जाए या नीचे जाए, अगला सीपीआई नंबर आपको मिलेगा ही नहीं, तो इस चीज़ से फ़र्क क्या पड़ता है। लेकिन जुलाई एफओएमसी मिनट पीडीएफ में लास्ट हाइक के बारे में बताया था, उसी तरह एक मिनट पीडीएफ में अर्ली 2024 यानी कि मार्च 2024 में रेट कट भी बताया था। लेकिन मार्केट कंडीशन को देखें तो मार्केट मई 2024 में पहला रेट कट एक्सपेक्ट करता है और उस कंडीशन में गोल्ड प्राइस 1900 लेवल के पास रहेगा। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एनएपी नंबर आया था, जिसे अब बदल के वीक कर दिया गया है, उस समय मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था जुलाई एफओएमसी मीटिंग में रेट कट, और उस कंडीशन में गोल्ड 1900 लेवल से नीचे रहेगा यानी कि 1885। क्योंकि सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर बदल चुके हैं, एनएपी जो फरवरी महीने में 500 के थी वो घट के अब 100 के हो चुकी है, और अगली एनएपी कब आएगी किसी को नहीं पता। लेकिन जब वो आएगी या तो जीरो होगी या नेगेटिव, क्योंकि जब जुलाई एफओएमसी मीटिंग में एसईपी आया था उस समय एनएपी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अब जो नया एसईपी आएगा वही एनएपी वीक है। इसलिए अगर पहले रेट कट की टाइमिंग मई महीने से पहले शिफ्ट होती है तो गोल्ड प्राइस 1900 लेवल से ऊपर रहेगा, और यही कारण है कि फ्राइडे को 1928 लेवल तक वर्टिकली गया, क्योंकि ये चीज़ें पहले ही प्राइस हो चुकी है। इसलिए डेली टाइम फ्रेम पे इस हफ्ते एफओएमसी मीटिंग के बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो सकती है, लेकिन उसके बाद अगले 30 दिनों तक इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं आएंगे, और जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जाए या नीचे जाए, किस समय जाएगा, क्यों जाएगा, ये नहीं बताया जा सकता। इसलिए फेड का जो समरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शन आएगा इस हफ्ते, इन सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर की वजह से वो किसी काम का नहीं है। जब आपके पास जीडीपी, एनएफपी और सीपीआई जैसे इंडिकेटर ही नहीं होंगे, और कैसे डिसाइड करेंगे कि मार्केट इसके बाद कहाँ जाएगा। इसलिए अगर इस चार्ट पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखें, जब पहली वेव आई थी मार्केट नीचे आया था उस समय 500 की एनएफपी थी, फिर सिलिकॉन वैली बैंक रन ये ऊपर गया, 2 मोर रेट हाइक की फोरकास्ट होती है और लोअर ट्रेंड लाइन फिर से 2 बार रिटेस्ट होती है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर इस चार्ट पैटर्न में अब बुलिश कैंडलस्टिक के लिए जगह नहीं है, लेकिन इसमें अभी भी एक से ज़्यादा बेरिश कैंडलस्टिक के लिए जगह है। और मंथली टाइम फ्रेम पर 1919 आपका एक की हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल था। अब प्राइस ने पिछले हफ्ते इस लेवल को रिटेस्ट किया। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगला लेवल 1826 है, और एफओएमसी मीटिंग आपकी लास्ट होप है। अगर ये लेवल एफओएमसी पे ब्रेकआउट नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लोजिंग 1989 लेवल के पास होगी। अगर आप इंटरडे स्केल पर H1 टाइम फ्रेम को देखें, जब ये ब्रेकआउट हुआ था उस समय इंफॉर्मेशन आई थी कि एनएपी नंबर बदला जाएगा, और जब ये टॉप बना था उस समय पता चला कि एनएपी नंबर में चेंज कितना आया है। और पिछले हफ्ते ये 1904 लेवल रिटेस्ट हुआ लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ।
लेकिन सारी बाइंग एंट्री इस 1904 लेवल के ऊपर थी और पिछले हफ्ते ये सारी एंट्री जा चुकी हैं। और जब अगला NAP, CPI, ये GDP इंडिकेटर आएंगे उस समय डिसाइड करेंगे कि गोल्ड प्राइस कहाँ होगा। लेकिन इस समय ये दो आपके की हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। इसलिए फेड ने जब लास्ट SEP दिया था वो सारे डेटा बदल चुके हैं और नया SEP के बाद डेटा आएगा नहीं। इसलिए इस कन्फ्यूजन की वजह से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की पॉसिबिलिटी है और 1938 आपका लास्ट रेजिस्टेंस है।